नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए कुछ कंपनीज़ के ऊपर मैं हमेशा अपडेट इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ भी होते हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी होते हैं। साथ ही साथ अपकमिंग टाइम्स में क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, मगर इस कंपनी में एक दिक्कत वाला बात यही है कि मारुति सुजुकी ने अभी तक मार्केट में ईवी कोई भी गाड़ियाँ लॉन्च नहीं किया। और ये भी बता रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2025 इस फाइनेंशियल ईयर में वो फर्स्ट ईवी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो लोगों के मन में ये डाउट है कि मारुति इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी ईवीज़ को मार्केट में क्यों लॉन्च नहीं किया? अगर फर्स्ट टाइम ही मार्केट में लॉन्च कर दिया होता, तो आज मारुति पहले तो नंबर 1 थे और भी बड़ा कंपनी बन सकता था क्योंकि टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से ईवीज़ के कारण 64 रुपीज़ से आज 1000 के ऊपर चल रहा है उसका प्राइस, एक शेयर का कीमत। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। तो कहने का मतलब है, क्या इस कारण के वजह से ईवी मार्केट में लॉन्च नहीं किया? क्या इस कारण की वजह से मारुति बेकार कंपनी बन गया? ऐसे बिल्कुल नहीं। इसका ग्रोथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मारुति में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। अगर देखिए, मारुति की ऑफ़िशियल वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे कोई भी ईवीज़ गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या इस कारण की वजह से मारुति ने कोई बेकार परफ़ॉर्मेंस किया? बिल्कुल नहीं। टोटल देखिए इसका हैप्पीज़ कस्टमर कितना है? करीबन-करीबन आप बोल सकते हैं 2 करोड़ सॉरी अराउंड 2 करोड़ 84 लैक्स 44,416 के आसपास। तो मतलब कंपनी के जो जो ग्रोथ है, वो आपको खुद की झलक में ही आपको देखने को मिल जा रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स हैं, जो कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी रहेगा। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 ये फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे, जो सेल्स का जो वॉल्यूम है, वो ऑब्वियसली बढ़ा। तो कितने बढ़े? करीबन 4.8% के आसपास। नेट जो सेल्स है वो कितना बढ़ा? करीबन-करीबन 9.8% के आसपास। अभी देखिए EBITDA मार्जिन जो है, वो भी 68% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। पेट मार्जिन मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वो कितना है? 46% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी 46% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। मतलब सारे पॉइंट्स क्लियर कट एक अंदाजा दे रहा है कि मारुति में दम है, तो इसलिए मारुति आगे बढ़ रहा है। तो क्या सचमुच में दम है जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ रहा है? अभी देखिए कंपनी की जो चार्ट है, वो एक्चुअली लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। मतलब कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जब यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से रेंज बने थे, उस रेंज को ब्रेकआउट किया और उस कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके एक ही जगह पे होल्ड करने के बाद फाइनली उसका टारगेट को अचीव किया। मतलब क्या है? मतलब क्लियर है कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएँ, तो आपको उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस करना होगा, फंडामेंटल फाइनेंशियल को देखना होगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। तो इस कंपनी की ग्रोथ अच्छा था, कंपनी का फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए मैंने जब एंट्री लिया तो इस सारी चीज़ों को समझकर, देखकर काम किया। तो आप भी सारी चीज़ों को समझकर, देखकर ही काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा के ऊपर सबसे गुड अपडेट आ चुके हैं। उस गुड अपडेट के कारण ही शायद मुझे लगता है शेयर भागते चले जा रहे हैं। वो अपडेट क्या है? आप सभी जानते हैं गूगल। गूगल कितनी बड़ी कंपनी है आप सभी जानते हैं। तो गूगल के साथ एक बिग डील, एक बिग पार्टनरशिप यहाँ पे कर कर चुके हैं। तो वो क्या है? टेक महिंद्रा एंड गूगल क्लाउड पार्टनर्स। मतलब गूगल क्लाउड के साथ एक बिग पार्टनरशिप डील किया है किसने? टेक महिंद्रा ने। तो आप खुद ही देख सकते हैं, पुणे बेसिस टेक महिंद्रा कंपनी a leading global provider for technology consulting and digital solution to enterprises across industries and Google Cloud today announced ए मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मतलब दोनों ने क्या किया? पार्टनरशिप किया, वो भी किसके लिए? बूस्ट जेनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर काम करेंगे। ऑब्वियसली गूगल का क्लाउड में जो हेल्प करेगा एआई के ऊपर, वो कौन करेगा? टेक महिंद्रा। तो देखिए टेक महिंद्रा कोई छोटे-मोटे कंपनी तो है नहीं, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। और महिंद्रा ग्रुप मतलब आप सभी जानते हैं आनंद महिंद्रा जी की कंपनी है। तो उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो थिंकिंग है, सचमुच अलग है। जब मैंने उनके बायोग्राफी को पढ़ा, तब मुझे पता चला कि एक व्यक्ति में कितना मतलब थिंकिंग अलग होना चाहिए, खुद को ग्रोथ करने के लिए, खुद के बिज़नेस को एक नंबर 1 पोज़ीशन में पहुँचाने के लिए। तो टेक महिंद्रा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी है और इस कंपनी की जो ग्रोथ है, वो उसके बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर वो देखा जाए तो कंपनी इस बार भी पॉजिटिवली सेल्स किया। देखिए जब लास्ट 1 ईयर से आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ का माहौल है,
उस जगह पे भी कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए और नेट प्रॉफिट को भी अलग लेवल में मेंटेन किया। 74 से लेकर 865 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो जो जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी लगातार यहाँ पे एक ही रेंज के हिसाब से कंटिन्यू होता रहे। तो एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर, सबसे बेस्ट वो क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी जब जब कर्जा लिया उस कर्जे को टाइम टू टाइम पेमेंट भी किया। अगर यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं, देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स मतलब क्या है, कंपनी कितने प्रोसीड किया है बोरिंग्स को। कर्जा देखिए जब जब लिया गया उस कर्जे को नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट साल में ही उसको पेमेंट कर दिया गया। मतलब कंपनी के जेब में जो कर्जा था, मतलब कंपनी जेब जो कर्जा लिए थे उस कर्जे को वो धीरे धीरे करके मिटा भी दिया। एक गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, अगर उसके बारे में चर्चा किया जाए तो कंपनी के इन्वेस्टर देखिए म्यूचुअल फंड ने भी माल उठाया और एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा। देखिए होता कुछ ऐसा है कि कभी-कभी चीज़ों को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अगर इस तरीके से हालत दिखे तो सोचना कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मान के चलिए कोई इंस्टीट्यूशन बेच रहा है और उसके बदले में पब्लिक माल खरीदारी कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जिसके चलते है इंस्टीट्यूशन पहले ही माल बेचकर भाग जा रहा है। तो देखिए मार्केट सिंपल है, मगर आपको थोड़ा-सा तो मेहनत करना होगा इस सारी चीज़ों को समझने के लिए, चेकआउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से सिचुएशन को मेंटेन्स किया, किस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग को सेल किया और म्यूचुअल फंड ने उस जगह पे कवरेज किया। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी के ऊपर बहुत पहले भी बहुत सारे एंटीज बने थे। अगर मैं इसको आरएसआई के स्ट्रेटजीज के हिसाब से देखूँ तो देखिए यहाँ पे एक आरएसआई स्ट्रेटजीज बना था, जहाँ पे यहाँ पे लोअर साइड में आरएसआई 30 के नीचे आए थे और मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 13 के नीचे से होना नहीं चाहिए। उसके साथ-साथ कैंडल भी आपको 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे बने, तो आरएसआई यहाँ पे नीचे आया, तो एंटी बना और आरएसआई जब 70 को क्रॉस किया तब एग्जिट बना। तो सिर्फ 50 डेज़ में 17% का टारगेट मिला। दूसरी बात यहाँ पे भी देख सकते हैं आरएसआई 30 के नीचे कब आया? कुछ इस तरीके से लेवल्स में आया, मतलब इस जगह पे आया। ध्यान से देखना, इस जगह पे आरएसआई क्या किया? 30 के नीचे आया। एक्चुअली इस जो रेड कैंडल है, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, अभी आपको और भी क्लियर कट दिखेगा। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ? ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के अकॉर्डिंग में इसका क्लोजिंग में आरएसआई भी टच किया 30 के आसपास। तो इस जगह पे एंटी बने, तो टारगेट कहाँ पे बना? देखिए आरएसआई फाइनली ब्रेकआउट कब किया? इस जगह पे। मतलब एंटी कब बना? एंटी बना इस जगह से और टारगेट कब बना? टारगेट बना कुछ इस कैंडल में। तो ओवरऑल टोटल टारगेट कितना मिला? टोटल टारगेट मिला यहाँ पे 74 डेज में 24%। देखिए इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को एक-एक करके आप ढूँढते जाएँगे ना, बहुत सारे आपको अच्छा खासा स्ट्रैटेजीज मिलेगा। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मार्केट में कुछ बनता नहीं है, हमेशा लॉसेस होते हैं, मुझे लगता है वो शायद ना समझकर, ना सीख कर ही काम कर रहे हैं। देखिए चाहे आप एफएनओ करें, चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप स्विंग करें, चाहे वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, हर जगह पे हर चीज़ों को आपको समझकर, सीख कर काम करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना होगा। अगर आपका बिज़नेस भी होता, तो वहाँ पे भी आपको मेहनत लगता। तो क्या टेक महिंद्रा के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बना? देखिए, फिलहाल के लिए जो मुझे ट्रेड देखने को मिला, एक बिग जैसे क्या बना, एक कप बनी और उसके बाद यहाँ पे छोटा-सा क्या बना, हैंडल भी बन चुके हैं। तो छोटा-सा हैंडल बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। अभी इस जगह पे कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री लेवल मिला। तो इसका जो टारगेट लेवल मिला है वो कहाँ तक है? अगर मैं इस एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 39% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी 39% का टारगेट क्या ईज़िली आसान तरीके से मिल जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको इस जगह पे कुछ मेहनत तो करना होगा, टाइम तो देना होगा, तब जाकर कुछ अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए पीएफसी के बारे में बात करूँ तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, क्या सर पीएफसी जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, क्या फिर से वो एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकआउट कर सकते हैं? देखिए उसको जानने के लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल डेटा देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर लास्ट टिल 2 मंथ के हिसाब से देखूँ, तो टिल 2 मंथ में मतलब लास्ट 12 मंथ में 18% का सेल्स का ग्रोथ हुआ और 22% का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। मतलब यहाँ पे ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस हो रहा है
उसके साथ-साथ वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और आरओसी, आरओई भी बेस्ट है क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते जिसका आरओई बेस्ट होना चाहिए, उसका आरओसी, आरओई बेस्ट भी है। साथ ही साथ इस चीज़ों को और भी अगर ध्यान से देखेंगे, तो कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ है, वो बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। अगर इसके चार्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे एक पैटर्न्स दिखा था, कप उसके बाद हैंडल। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी किया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया। टारगेट के नज़दीक से ही बाउंस बैक किए हैं। तो टारगेट टारगेट के नज़दीक से ही बाउंस बैक किए हैं, इसका मतलब क्या टारगेट नहीं होगा? ज़रूर होगा। थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, फिर से रिवर्सल करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो लोगों को बाई मतलब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करना था, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया और भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया। अभी कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, वो मैं आपको बता दूँ, कंपनी 15 सालों के लिए एक बॉन्ड इश्यू करने जा रहा है और इस तरीके से अगर बॉन्ड इश्यू किया जाए तो मतलब फंड इश्यू किया जाएगा, तो फंडिंग इश्यू किया जाएगा मतलब कंपनी का अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो कितना फंडिंग इश्यू किया जाएगा? 30.50 बिलियन रुपीज़ का। तो 30.50 बिलियन रुपीज़ का इतने बड़े मतलब यहाँ पे बॉन्ड इश्यू किया जा रहा है इस पीएफसी के माध्यम से। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ये सारे कंपनीज़ के अपडेट जो है एज़ अ मैं एजुकेशन पर्पज़ में शेयर किया हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपको चीज़ों को समझकर, स्टडी करके और आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आदित्य विज़न लिमिटेड, जो कंपनी 1 साल में तो धमाका परफ़ॉर्मेंस कर दिया। 2300 से लेकर 4700 तक जर्नी किया सिर्फ़ 1 साल में। 1 साल में कंपनी जो रिटर्न दिया करीबन-करीबन 100% के आसपास। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक डिसीज़न लिया, वो आप देख सकते हैं स्प्लिट का। 27th ऑफ अगस्त में कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।